हेलो डियर्स, हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 4 में। अब हम कूलम्स लॉ कर चुके थे। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कर लिया था। रिलेटिव परमिटिविटी को समझाना और बताना, उसके बारे में कुछ बोलना बाकी है। उस सेगमेंट को हमने रोक रखा है। हम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स क्लब करके सीख रहे थे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम कर ली थी। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कर लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल उससे पहले जो आज का लेक्चर की शुरुआत है, जो आज का एजेंडा है, वो ये है। यहाँ से शुरू होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को कंपेयर किया जाए। तो कंपैरिजन करते हैं कि कौन कितनी स्ट्रांग है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिले। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के बीच में कंपैरिजन कैसा है? दोनों का ओरिजिन ही अलग है, तो कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो बॉडीज़ चार्ज हैं और दोनों के पास मास है, तो वो दो बॉडीज़ आपस में कैसे फोर्स लगाएंगी। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से किसी सेपरेशन आर पर रखे हैं, क्योंकि ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल हैं। दोनों के ऊपर ही फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और ग्रेविटेशन भी। तो जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगी वो ग्रेविटेशन टाइप की होगी, एफ ग्रेविटेशन। बट जो रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी नेगेटिव नेगेटिव होने की वजह से, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगी। इन फोर्सेस को कंपेयर करें तो ज़रा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को लिख के देखें क्या बनेगी। वो बनेगी 1/4πε0, उसके बाद E²/r²। और इसी की जगह अगर आप एफ ग्रेविटेशन लिखेंगे तो लिखेंगे G m ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज स्क्वायर्ड अपॉन r²। अब आप क्या करें, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाई एफ ग्रेविटेशन लिख दें। क्या बनाइए, 1/4πε0 E²/r², और इसके नीचे आएगा GmE²/r²। r² कैंसिल आउट हो गए। गौर से देखो, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, E² 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19। ये काम आप कर लें। -19 हो गया। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू तो हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ME² 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स, और इसका स्क्वायर। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई एफ ग्रेविटेशन अप्रॉक्सीमेटली 10⁻36 आता है। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि दो पार्टिकल्स जो आइडेंटिकल हों, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी और उनके बीच की जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी, उसके बीच में ये रेशियो है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये इतनी डोमिनेंट होती हैं। तो महसूस क्यों नहीं होती हैं? जनरली महसूस यही होती हैं, फ्रिक्शन की, टेंशन की, वगैरह वगैरह, हिंज फोर्सेस जो हम लोग 11th में पढ़ते थे। उस पूरी मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन को छोड़ के जितनी भी तरह की फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही हैं, और जनरल केसेस में ये ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से यही डोमिनेंट होती हैं और यही हमें दिखाई देती हैं। ठीक, दिस इज़ द कंपैरिजन। और इसी की जगह पर जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन के बीच में कंपेयर करके दिखाया, तो होमवर्क के तौर पर आप करें, कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स with electrostatic force compare gravitational force with electrostatic force for टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन लिए, और उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन में कंपेयर कराया वैसे आप खुद से प्रोटॉन्स के लिए कंपेयर कराकर इस टर्म को लिखिए। ठीक, ये छोटा सा होमवर्क है, प्रैक्टिस के लिए है, करिए, अच्छा लगेगा। ये हो गया, ये तो कंपैरिजन हो गया भाई। इस कंपैरिजन पे जुड़ा हुआ ही न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्लब होता हुआ एक क्वेश्चन आता है। वो क्या आता है कि मान लो कि ये क्वेश्चन ये है कि मैंने नीचे हवा में, मतलब ग्राउंड पे, यहाँ पे एक चार्ज ले रखा है बड़ा क्यू, प्रोवाइडेड है कि ऐसा ही है, और इससे किसी वर्टिकल हाइट पर यहाँ पर मैंने एक चार्ज ले रखा है प्लस छोटा क्यू, और इसका मास है m। ये प्रोवाइडेड है कि कोई वैल्यू है क्यू की।
मतलब जो भी वैल्यू है मुझे निकालनी नहीं, मुझे ये पता है कि ये प्रोवाइडेड है, ठीक है। और एयर है ये भी पता है, कोई मीडियम नहीं है। फिर तुमसे पूछा जाए फाइंड क्यू सच दैट द पार्टिकल हैंग्स इन द एयर। कितना क्यू दिया जाए कि ये जो ये वाला पार्टिकल है ये हवा में ही झूलता रहे बिना किसी रस्सी, बिना किसी सपोर्ट की सहायता के। तो देखो कैसे होगा। बेसिकली ये पार्टिकल नीचे इस पार्टिकल का mg काम कर रहा है, और इसी पार्टिकल पर ऊपर, क्योंकि ये भी मैंने पॉजिटिव लिया है और ये भी पॉजिटिव लिया है, तो रिपेल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से हवा में झुलाने के लिए, हैंग कराने के लिए F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू mg के बराबर होगी, यानी 1/4πε0 की वैल्यू Q/L² बराबर mg के होगी। यहाँ से तुरंत पता चलता है कि Q की वैल्यू जो है वो 4πε0 mg इंटू L²/Q होगी। ये छोटा Q है। इतना Q देने पर हमारा जो पार्टिकल है वो हवा में हैंग करेगा। अब इस तरह के कई सवाल होते हैं, पूछे जाते हैं, है कुछ नहीं, फोर्स बैलेंसिंग है, करते रहिए, कंसेप्ट याद रखिए, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी के बाद हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देख लिया था। अब यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो चार्जेस इन मीडियम ये छोटी सी एक चीज़, एक टॉपिक है, बड़ा छोटा सा। होता क्या है कि मान लो कि दो चार्जेस हमने लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इनके बीच का सेपरेशन जो है ये है r। यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, और हमने वैक्यूम ले रखा है। तो दोनों पर जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक। ये दोनों लग रही थी आराम से, पर एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि अगर इन्हीं चार्जेस को हम वैक्यूम में ना रखें, किसी मटेरियल में रखें, मतलब इनके बीच में कोई मटेरियल ले आएँ, जैसे पानी रख दें, अभी भी इनके बीच का सेपरेशन r ही है। ये दूरी लिखने में और ड्राइंग बनाने में छोटा हो गया है, लेकिन आप मान के चलें कि ये सेपरेशन r ही है। और मैं इसमें थोड़ा सा ये कलर भर देता हूँ ताकि महसूस हो कि हाँ किसी मटेरियल में ये रखें। जब ये मटेरियल में रखेंगे तो ये मटेरियल जो है ये एक तरह का काम करता है, अजीबोगरीब काम करता है कि इनके बीच की फोर्सेस को घटा देता है। इनके बीच की फोर्सेस को कम कर देता है। कैसे कम करता है देखें। इनके बीच की फोर्सेस को कुछ कर देता है F', कुछ नया, पता नहीं कितना, पर वो कम कर देता है। 1/4πε0 Q1 Q2/r² डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट K। ये जो K कांस्टेंट आया इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये कैसे कर देता है उसका मैकेनिज्म जाने, और बाद में समझें कि K को कैसे डिफाइन किया गया। देखो हुआ क्या कि हमने ये मटेरियल ले रखा था, सच एज वाटर या फिर केरोसिन ले लो या दूसरा कोई ऑयल ले लो, इस तरह की चीज़। यहाँ पर मेरे पास चार्ज था, हमने Q1 चार्ज लिया हुआ था, यहाँ पे मेरे पास Q2 चार्ज है, और ये R सेपरेशन पे थे। मैं वाटर का एग्जांपल लेके बताऊं तो वाटर जो है वो पोलर सब्सटेंस है, और ऐसे उसका स्ट्रक्चर है डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेवलप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये पोलर सब्सटेंस कहलाते हैं, और ये अपने में इस तरह से डाइपोल बनाकर रहते हैं। जब ये डाइपोल बनाकर रहेंगे तो एक फीलिंग आती है कि जैसे ही ये प्लस चार्ज आएगा, इसको ये नेगेटिव चार्जेस वाटर के या किसी भी पोलर सब्सटेंस के घेरने की कोशिश करेंगे। ये क्लाउड सिमेट्रिक ना होके चार्जेस के बीच में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक क्लाउड को दूसरा चार्ज भी अट्रैक्ट कर रहा है।
अब पूछा क्या जाता है, देखो पूछा ये जाता है कि इस वाले चार्ज को Q2 को Q1 तो रिपेल कर ही रहा था जितने से कर रहा था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज़ हैं वो उसको अट्रैक्ट भी कर रही होंगी। तो हम कहें कि F वैक्यूम और ये कहें कि F इंड्यूस्ड। तो जो F नेट लग रही है अब मीडियम के अंदर, वो सच्चाई में तो ये है कि वैक्यूम में जितनी फोर्स लगती है वो माइनस F इंड्यूस्ड ये है, ठीक। और इस F नेट को हम नाम देते हैं F इन मीडियम, ठीक। अब ये कुछ घट गया, कितना फोर्स घटा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने चार्जेस इंड्यूस हुए। ये हिस्सा जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, जितना ज़्यादा ये इंडक्शन हो जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस हो जाएगा उतना अट्रैक्शन Q2 के लिए बढ़ता चला जाएगा। जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना इस F वैक्यूम को काउंटर करने वाली फोर्स बढ़ती चली जाएगी, यानी ये बढ़ता चला जाएगा। तो टोटल फोर्स घटती चली जाएगी, यानी F नेट घटेगी, F मीडियम घटेगी, ठीक। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पोलराइजिंग पावर ऑफ द मटेरियल, कि वो कितना पोलराइज हो सकता है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि F वैक्यूम को डिवाइड किया F मीडियम से। एक बात तो क्लियर है कि जो मटेरियल है वो फोर्स को घटाने ही वाला है, और जब इसको डिवाइड किया तो एक नंबर मिला। कॉमन सेंस है कि दोनों का रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, तो हमने वो रेशियो निकाला और फिर ये पाया कि ये जो रेशियो है ये रेशियो कभी भी बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट ही रहता है, ये कभी नहीं बदलता। इसका मतलब चार्जेस को कितनी भी दूरी पर रख दो तो F वैक्यूम बदलेगा तो F मीडियम भी बदलेगी, लेकिन ये जो रेशियो है वो कभी नहीं बदलेगा। जितने फैक्टर से मीडियम फोर्स को घटा रहा है दैट फैक्टर नेवर चेंजेस, क्योंकि जो फोर्स घट रही है वो बेसिकली इस बात पे घट रही है कि हमारा जो मटेरियल है वो किस तरह से पोलराइज हो रहा है। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ मटेरियल तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि हम कोई चार्ज लाए या ना लाएं, उसके इनर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये सोली ये जो K आया है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं, ये सोल प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज होती है, सोल प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज होती है। या सोर्स चार्ज ना बोल के, सॉरी सोर्स चार्ज लिख दिया मैंने गलती से, सोल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है, ठीक। सोल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, एक तो सबसे पहली बात कांस्टेंट है, मैंने इरेज कर दिया इसको, सॉरी। सोल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, तो ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे पहली बात सोल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। दूसरी बात ये है कि ये किसी भी चार्ज वगैरह किसी सेपरेशन से चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। और ये बताता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब F इन मीडियम उतना ही कम होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किसी मटेरियल का ज़्यादा हो जाए तो वो उतना ही ज़्यादा दो चार्जेस के बीच की फोर्स को डिमिनिश कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक। ये बहुत काम आती हैं चीज़ें। और ऐसे मटेरियल जो पोलराइज हो जाते हैं, जिनमें चार्ज डेंसिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, इंडक्शन हो जाता है, उनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोला करते हैं। इसी वजह से इसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है, ठीक। तो मैं नाम भी लिख देता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से पकड़ के चलें, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा लगा? ये तो था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और कूलम्स लॉ इन मीडियम। अब गौर से सोचो, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से भी डिनोट करते हैं और एप्सिलन R से भी डिनोट करते हैं, यानी कि जो मेरा F मीडियम होगा उस F मीडियम को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलन नॉट, और एप्सिलन नॉट की जगह एक और मल्टीप्लिकेशन एप्सिलन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि दूसरा एक चार्ज के बीच की फोर्स तीसरे चार्ज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, यानी कितना पोलराइज हुआ है इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। तो जो Q1 Q2 है वो आपस में कितनी फोर्स लगा रहे थे, जितनी फोर्स पहले लगा रहे थे उतनी ही फोर्स अभी भी लगा रहे हैं। इंडक्शन की वजह से फोर्स घट गई है वो अलग बात है। क्लियर है? ये रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई।
इसी की जगह पे एक क्वांटिटी और डिफाइन की जाती है, दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वी डिफाइन सच क्वांटिटीज़। ठीक, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, इस चीज़ों को इस तरह से ही डिफाइन किया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वेक्टर पढ़ रहे होंगे उस वक्त ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी काम आएगी। उसके अलावा बीच में कभी भी ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी शब्द जैसा कुछ क्लास में डिस्कस होगा और ना ही कभी शीट में मिलेगा, ना ही बुक में मिलेगा। ठीक है ना, ये स्टोरी तब आएगी जब हम लोग डायरेक्शन वेक्टर पढ़ रहे होंगे। ये हो गया है। अब यहाँ से मूव करते हैं आगे एक नए टॉपिक की तरफ। नाम है टॉपिक का इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है समझो। हमें इस चैप्टर की शुरुआत में ये बात बताई गई या हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो आपस में फ़ोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाना तो ठीक है, सीख लिया हमने, लेकिन अभी तक जो हम सीख रहे थे वैसे सीख रहे थे कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ एक चार्ज Q2 है। Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई, Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाई, और ये दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन अभी तक हमने सीखा। ठीक, लेकिन एक अकेला चार्ज ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से फोर्स लगती है वो हमें नहीं पता है। ना हमें एक अकेले चार्ज के बारे में जानकारी है, ना एक अकेले चार्ज के बिहेवियर के बारे में कोई जानकारी है कि जब तक दूसरा चार्ज ना लेके आओ ये फोर्स लगा सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी इच्छा है कि इंडिविजुअल एक चार्ज चाहे Q1 चाहे Q2 ये क्या कर सकता है और क्या करता है उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की जाए। तो उसकी जानकारी ये है कि मान लो मेरे पास सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, पॉजिटिव है, यहाँ रखते हैं, और इन्फिनिटी पे मेरे पास टेस्ट चार्ज है Q0। तो कॉमन सेंस इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। इन्फिनिटी से लाते लाते किसी एक पॉइंट पे ले आओ जहाँ पर इस पर कुछ अच्छी खासी सुंदर अच्छी प्यारी टिकाऊ रिपल्सिव फोर्स लगने लग जाएगी। अब हम ये कहें कि इस जगह पे ऐसा क्या था कि इस चार्ज पे फोर्स लगी, तो सब कहेंगे कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस चार्ज एक्सर्ट्स फोर्स। तो हम कहेंगे कि जैसे हमें दिख रहा है कि Q0 इन्फिनिटी से इस फील्ड में आ रहा है, क्या इस चार्ज को भी दिख रहा है? नहीं, चार्ज को तो नहीं दिख रहा। तो हम ऐसा कुछ डिफाइन करते हैं कि चार्ज को कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा है। चार्ज तो जानबूझ के अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, और जहाँ जहाँ तक ये कलर में दिखा रहा हूँ वहाँ तक मान के चलें कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रीजन है? रीजन नहीं है। जिस रीजन में फोर्स लगा सकता है उस फोर्स लगाने की ताकत को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। दिस इज़ द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स, है ना। ये कुछ ऐसे ये है। अब इसने कुछ फील्ड लगा रखी है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि यहाँ पे कोई चार्ज Q0 लेके आए पॉजिटिव। तो अब इस चार्ज को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्ट चार्ज आया है फोर्स लगाई जाए, इसने पहले से ही फील्ड क्रिएट कर रखी है, और अब ये फील्ड खुद अपने आप इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी। अच्छा, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि चार्ज खुद फील्ड क्रिएट करता है और फील्ड टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाती है, चार्ज फोर्स नहीं लगाता। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इट इज़ नॉट चार्ज दैट एक्सर्ट्स फोर्स, इट इज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एक्सर्ट्स फोर्स। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कौन करता है? सोर्स चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आएगा तो वो फील्ड फिर चार्ज पे फोर्स लगाएगी, ना कि सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा। अच्छी बात है। डिफाइन कैसे करें इलेक्ट्रिक फील्ड को? ये क्या चीज़ है समझो। अब बात यह है कि जो म्यूचुअल इंटरेक्शन था वो दो पार्टिकल का था, और अभी हमारी इच्छा ये थी कि म्यूचुअल इंटरेक्शन ना पढ़ के सिंगल पार्टिकल के बिहेवियर को पढ़ा जाए। उसके लिए सबसे पहले तो आप म्यूचुअल इंटरेक्शन को ही देखें, उसके बाद फिर आप ये Q1 है, यहाँ पे Q2 है, मैं कहीं और Q3 ले लेता हूँ, यहाँ मान लो Q3 है,
और यहाँ पे रखा है मान लो क्यू नॉट, पॉजिटिव ही है। मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस है, वहाँ से मैं जानबूझ के इन सब के पोजीशन वेक्टर्स लिखने की कोशिश करता हूँ। ये मैं इसको R1 लिखता हूँ, इसको R2 लिखता हूँ, Q3 को मैं R3 लिखता हूँ और Q0 को R0 लिखता हूँ। मैंने 3 ही चार्जेस बनाए हैं सोर्स वाले। आप 3 के बजाय बहुत सारे चार्जेस ले सकते हैं और बिल्कुल अलाउड है, जितने चाहें उतने ले सकते हैं, 10 20 50 100 जो मर्जी। डायग्राम गंदा होता जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो Q1 ने Q0 पे कैसी फोर्स लगाई? Q1 ने Q0 पे इस दिशा में फोर्स लगाई, और जो इनके बीच का सेपरेशन है वो ये है। तो गौर से देखो, इस बीच के सेपरेशन को हम लिख सकते हैं R0 माइनस R1। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है, जिसको हम लोग इसको हम R01 बोल लेते हैं, छोटा पड़ेगा, ठीक। इसी प्रकार से Q2 चार्ज जो है वो फोर्स लगाएगा इस दिशा में, और इसको हम लोग बोल देते हैं R02 वेक्टर। और इसी तरह से Q3 चार्ज जो है वो फोर्स लगाएगा ऐसे, जैसे हमने सुपरपोजिशन में किया था, दैट इज़ R03 वेक्टर। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को याद करो तो तुम ये कहोगे कि जो F नेट है वो F नेट जो है वो F01, यानी पहले जीरो पार्टिकल पे, नॉट पार्टिकल पे क्या फोर्स लगाई, F02 प्लस F03 एंड सो ऑन, जहाँ तक ये पार्टिकल्स और भी होते अगर सोर्स चार्जेस, तो ये फोर्स होती। यही तो नेट फोर्स थी। हाँ बिल्कुल, ये नेट फोर्स थी। अब देखें, मैं इस F नेट को ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा था हम लोगों ने, 1/4πε0 Q1 Q0 बाई R01 का स्क्वायर R01 कैप। इसी प्रकार से 1/4πε0 Q2 Q0 बाय R02 का स्क्वायर R02 कैप प्लस 1/4πε0 Q3 Q0 बाई R03 का स्क्वायर R03 कैप, और जितने भी चार्जेस हों वो। और यहाँ से हमने जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था तो यहाँ से सब जो भी कॉमन हो सकता था सारा ही कॉमन ले लिया था। फ़िलहाल मेरी मंशा ये है कि मैं इसमें सिर्फ Q0 को कॉमन लूँ, बाकी किसी चीज़ को नहीं। तो ये 1/4πε0 समेशन ओवर QI डिवाइडेड बाय R0I स्क्वायर R0I कैप, I की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये सीन है, ठीक। ये बन गया। अब ये क्या बनी है? ये हमारी बनी है नेट फोर्स। अब इच्छा तो ये है कि इस नेट फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखें, तो ऐसा लगेगा, थोड़ा सा बढ़ा लें पेज को, ये एफ नेट निकल आया। जो एफ नेट निकला उसमें गौर से देखो तो दो हिस्से हैं। कौन कौन से दो हिस्से हैं? एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। जो ये Q0 है ये बेसिकली टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक। उसके अलावा जो ये पूरा डब्बा है इसमें टेस्ट चार्ज से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रखी हो, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स हो गई। देखो जो QI हैं सारे सोर्स चार्जेस का समेशन है, और जो R0I है ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर्स हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं सोर्स चार्ज और पोजीशन चार्ज के बीच में, सॉरी टेस्ट चार्ज के बीच में। तो कोई बच्चा कहेगा कि टेस्ट चार्ज बाहर है, और आप कह रहे हो डब्बे के अंदर टेस्ट चार्ज की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पोजीशन तो है। तो गौर से देखो कि अगर मैंने यहाँ पोजीशन टेस्ट चार्ज की Q0 दे रखी है, ये यहाँ पर अगर Q0 ना भी होता तो लोकेशन के लिए तो हम ROI लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर चार्ज यहाँ होता तो भी पोजीशन यही लिखी जाती, चार्ज यहाँ ना होता तो भी पोजीशन यही लिखी जाती। ये स्पेस का पार्ट है, तो हम इसको टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक। ये है। तो हमने फोर्स को, जो इंटरेक्शन की फोर्स थी, उसको दो हिस्सों में तोड़ लिया। पहला टेस्ट चार्ज और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स में। यानी कि ये वो हिस्सा है जिस हिस्से को टेस्ट चार्ज से कोई मतलब नहीं है, और जिसको टेस्ट चार्ज से मतलब नहीं है वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो तो सिर्फ सोर्स चार्ज क्रिएट कर रहा है। यानी कि अब इवेंचुअली हमने ये देखा कि नेट फोर्स के दो हिस्से हैं, एक वो जो सोर्स चार्ज क्रिएट कर रहा है
एक वो जो टेस्ट चार्ज क्रिएट कर रहा है, और अगर मुझे पता करना हो कि एक चार्ज कैसा बिहेव करता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना चाहिए और उसी को पढ़ना चाहिए। और मुझे इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है ये सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, यानी कि मुझे क्लियर दिखाई देता है कि सोर्स चार्ज कुछ इस क्वांटिटी को क्रिएट करता है जिस क्वांटिटी से टेस्ट चार्ज को मल्टीप्लाई कराने पर फोर्स आ जाती है। यानी मैं इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है इस पूरी क्वांटिटी को एक नया नाम देता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये वो क्वांटिटी है, ये वो फिनोमेना है जो कि सोर्स चार्ज क्रिएट कर रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से टेस्ट चार्ज का मल्टीप्लाई कराने पे मुझे फोर्स मिल जाती है। यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट हो गई। मुझे चेक नहीं करना है कि कोई चार्ज लेके और फोर्स महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कहीं सोर्स चार्ज महसूस कोई प्रेजेंट है तो मैं बता सकता हूँ कि उससे कितनी दूरी पर कितनी फील्ड क्रिएटेड रहेगी, और अगर मुझे फील्ड पता है किसी लोकेशन पर तो फील्ड में टेस्ट चार्ज का मल्टीप्लाई कराने पर फोर्स की जानकारी मिल जाती है। यानी एक बात तो क्लियर है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि गौर से देखो तो मैंने जो कुछ भी रिलेशन लिखा है वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैं यहीं से लिख देता हूँ। और क्योंकि हम फोर्स लिख रहे थे और फोर्स लिखते लिखते पाया कि ये चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स होती है। इसमें मैंने एक स्केलर नंबर यानी चार्ज के मैग्नीट्यूड को बाहर निकाला है, बाकी सारा ड्रामा अंदर लिखा हुआ है, फोर्स का ही क्वांटिटी है ये। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये खुद भी 2 पॉइंट्स के हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही मिलने वाली है। यानी अगर मेरा चार्ज Q यहाँ रखा है और मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो चार्ज से P को मिलाती हुई जो लाइन होगी उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी बात सिर्फ सोर्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा लगा। इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? और डिफाइन करिए। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट। आगे चल के मालूम पड़ेगा इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, तो आप अभी से याद कर लें न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना। और हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है। आप देखो गौर से तो आपको दिखाई देगा कि जो ऊपर फॉर्मूला मैंने डब्बे में बंद करके लिखा है ये थोड़ा सा अधूरा है, या ये कह लो कि इसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि जब हम फोर्स लिख रहे थे तो पॉइंट चार्जेस की फोर्स लिख रहे थे, यानी पॉइंट चार्जेस की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रही थी वो लिख रहे थे, और उस फॉर्मूले से, कूलम्स लॉ से, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना है। तो ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता है, जबकि ये फॉर्मूला जो मैंने डिफाइन कर दिया कि F/Q0 दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, यानी कि जो भी फोर्स का फॉर्मूला होगा लगाइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फॉर्मूला बन के आएगा। यानी कि चाहे पॉइंट चार्जेस हों, चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हों, या किसी भी तरह के चार्जेस हों, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया इसको कहते हैं, काम खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिस इज़ व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड रियली इज़। और अगर मुझसे कोई कहे कि मान लो मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज रखा है और मैं इसको बड़ा क्यों बोलता हूँ, और यहाँ से ये r दूरी पर है, ये पॉइंट P है, और मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो मुझे कोई सोर्स चार्ज लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टेस्ट चार्ज से इस P पॉइंट को मिलाया, और क्योंकि मेरा चार्ज पॉजिटिव दिया है मैंने, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी। ये हमेशा ध्यान रखना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज ये फील्ड हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है तो कॉमन सेंस है कि कूलम्स लॉ के हिसाब से ही लिख लीजिए 1/4πε0 एंड Q/r²। ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज या ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कुछ भी लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एकदम छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जीवन भर क्या पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, पर पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है तो थोड़ी देर तो डिस्कस कर ही लेंगे। मान लो कि मेरे पास कोई यहाँ पर पॉइंट चार्ज है Q, और मैंने कहा कि इससे किसी r दूरी पर पोटेंशियल के बारे में जानकारी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी दो। तो ऐसे ही इधर भी r दूरी पर पूछा जा सकता था, ऐसे ही इधर भी r दूरी पर पूछा जा सकता था, ऐसे ही इधर भी r दूरी पर पूछा जा सकता था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जहाँ जहाँ चाहें वहाँ वहाँ पूछ सकते हैं। इससे बचने का क्या तरीका है कि मैं सबसे पहले तो एक
स्फीयर नॉट सर्कल, ये सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, और अपने को मान के क्या चलना है कि ये क्या चीज़ है, स्फीयर। ठीक, ये हो गया। अब जो स्फीयर है, इस स्फीयर के किसी भी जगह पे आप चले जाइए, किसी भी जगह पे आप चले जाइए पूरी पेरीफेरी पे, तो है तो रेडियस, क्योंकि मैंने सेंटर पे चार्ज को रख दिया है। चार्ज को अगर किसी स्फीयर के सेंटर पे रख दिया जाए तो स्फीयर के सरफेस का हर पॉइंट चार्ज से बराबर दूरी पर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से भी पढ़ा कि 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब Q तो भाई कांस्टेंट है, तो R अगर बराबर रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बराबर रहेगी। यानी गौर से सोचो तो तुमको दिखाई देगा इस स्फीयर की सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। हाँ, ऑल्दो जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। डायरेक्शन कैसी है, अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज, 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 ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हर बार डायरेक्शन बदल रही है बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, एक स्फीयर के पॉइंट्स पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक छोटा स्फीयर और लिया जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है, एक छोटा स्फीयर और ले लो, एक छोटा स्फीयर और लो। देखो ये स्फीयर लिया हमने। अब जो स्फीयर हमने लिया, इस स्फीयर पर भी यही काम करो। गौर से देखो, कोई छोटा आर, कोई छोटा आर फिर से हमने बनाया। क्या बराबर बराबर दूरियां मिल रही हैं हर बार, क्योंकि रेडियस तो बराबर रहने वाली है। तो छोटे वाले आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, बड़े वाले आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। लेकिन ये पहली सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है। दूसरी सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, पहली सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। ठीक, और इन दोनों की आपस में बराबर नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज लिया जाए तो वो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है कि पॉइंट चार्ज को अगर सेंटर पर रखें और स्फीयर ड्रॉ करें तो स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मिलेगी। तो उसको किताबों में ऐसे मिलता है कि पॉइंट चार्जेस क्रिएट स्फेरिकली सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक कहाँ से आ गया, फील्ड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है कि हमारा जो पॉइंट चार्ज होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। यानी कि अगर मैं सेंटर पे चार्ज को रख दूं तो उस स्फीयर के सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाली है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। अब बात आती है मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। तो देखिए भाई, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है, वो कैसे समझ आएगा। तो आओ देखो, समझते हैं कैसे आएगा। पहला तरीका है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे हो सकता है, देखो फ्रिक्शन से कैसे हो सकता है। तरीका ये है सिंपल सा कि आपने एक रॉड ली और एक मान लो कपड़ा लिया, कोई कपड़ा ले लिया, कोई भी आर्टिकल ले लिया, ठीक है ना, ये आपने ले लिया। अब इन दोनों को आप रब कर रहे हैं, घिस रहे हैं। ठीक, आप रब कर रहे हैं, घिस रहे हैं। घिसने से क्या होगा कि हीट जनरेट होगी। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रॉड है ये, ठीक, इससे इलेक्ट्रॉन जंप कर करके एनर्जी पाके इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले में चले जाएंगे। तो देयर इज़ अ नेट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज़ अ नेट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा है। तो ये वाली बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे देखो दोनों बॉडी चार्ज हो गई। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये है कि बाई फ्रिक्शन किया जा सकता है। दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन कैसे भाई, गौर से देखो कि मैंने कहा कि एक बॉडी है ए, इस पर चार्ज है Q, एक बॉडी है B,
और इस पर चार्ज है 0, और मैंने इनको एक कंडक्टिंग मटेरियल से जोड़ रखा है। अगर मैं इनको एक कंडक्टिंग मटेरियल से जोड़ दूं तो कंडक्टर क्या कहता है? कंडक्टर कहता है कि मैं अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने दूंगा। और हमने शुरुआत में ये बात सीखी थी कि पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ दौड़ेंगे, तो सारा पॉजिटिव चार्ज इस दिशा में दौड़ने लग जाता है, और तब तक दौड़ेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या ना हो जाए, बराबर। और से देखो, देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, देयर इज अ नेट ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। पक्का? हाँ। तो हम कहेंगे यार कि देखो, ये न्यूट्रल बॉडी थी, बाद में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कंडक्शन से भी चार्ज कर लिया। एक तरीका ऐसा भी है कि जिसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज आता नहीं है, मतलब चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता, पर फिर भी बॉडी बिहेव करती है चार्ज बॉडी की तरह। थर्ड मेथड है इंडक्शन। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इंडक्शन के अंदर की खास बात है ये है कि देयर इज़ नो नेट ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। चार्ज का किसी प्रकार का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। इवन हम कोशिश करेंगे कि फिज़िकल कांटेक्ट में भी चीज़ों को ना लेके आएँ। ठीक, तो इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, ये कर सकते हैं कि मेरे पास ये मेरे पास एक शीट है, तो इस पर कुछ मटेरियल भी भरा होगा। मटेरियल भर लेते हैं भाई, अच्छी फीलिंग आएगी। ये मटेरियल भर लिया है, ठीक है। इसके पास, हमारे पास एक रॉड थी, इस रॉड पे हमने पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ था। अब हम ये कहें कि अगर इसको हम इसके पास ले गए, वॉल के पास ले गए, इस शीट के पास ले गए, तो शीट के नेगेटिव चार्जेस इस रॉड के पास आना शुरू हो जाएंगे। सारे के सारे नेगेटिव नहीं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इधर आ जाएंगे, जिसकी वजह से जिस फेस पर नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन आए हैं उस तरफ नेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जबकि जो पीछे का हिस्सा रह गया है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ के आगे आए हैं, उस जगह पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो गई है, इसलिए वो हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरह बिहेव करेगा। गौर से देखो, हमने कोई ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अभी भी नेट चार्ज जो है बॉडी का वो अभी भी ज़ीरो है। लेकिन पहले जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन हर जगह बराबर बराबर थे, डीलोकलाइज थे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन्स जमे हुए नहीं थे, जिसकी वजह से नेट चार्ज ज़ीरो था और ये बॉडी चार्ज बॉडी की तरह बिहेव भी नहीं कर रही थी। हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को, रेड वाली बॉडी को पास में लेके आए, जिसके अट्रैक्शन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव इस पॉजिटिव की तरफ आ गए। तो जिस फेस पर इस नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हुए हैं, ये फेस नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करेगा, और पीछे की सरफेस जहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे आ गए हैं वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरह से बिहेव करेगा। ऑल्दो हमने इसमें किसी तरह का कोई चार्ज ट्रांसफ़र कराया नहीं। अगर ओवरऑल शीट को देखें तो ओवरऑल शीट अभी भी न्यूट्रल है। इसका मतलब इसमें कोई नेट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बॉडी बिहेव्स एज चार्ज पार्टिकल। इसको हम कहते हैं कि हमने पार्टिकल को या फिर बॉडी को इंड्यूस कर दिया, बॉडी में चार्ज इंड्यूस कर दिए। और इस फिनोमेना के चार्ज के इंडक्शन को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन, कि बॉडी पोलराइज हो गई, उसमें इलेक्ट्रिकल पोल्स जनरेट हो गए, मोनोपोल जनरेट हो गए। अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल मोनोपोल जनरेट हो गए, यानी कि चार्जेस जनरेट हो गए, ये पोलराइजेशन हो गया। और जितना ज़्यादा ये चार्ज जनरेट हो सकता है या इंड्यूस हो सकता है, हम कहते हैं कि मटेरियल की पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा है। क्लियर है? ये चीज़ हो गई भाई। तो ये 3 मेथड्स मैं आपको मेनली बताना चाहता था, जिससे कि हम ये पता करते हैं कि चार्ज कैसे किया जा सकता है किसी बॉडी को। इसके बाद जो कहानी है वो इस बात की आती है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो कैसे बांटना है, गौर से देखो। चार्ज 2 तरह से बांटा जा सकता है, एक तो है डिस्क्रीट और दूसरा है कॉन्टिन्यूस।
इस डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर है और क्या विशेषताएं हैं? सुनो भाई, ऐसा है कि मान लो तुमसे कहा जाए कि पानी लेके आओ, तुम 10 रुपये की एक बोतल पानी की ले आए, और फिर तुमसे कहा गया कि यार और पानी ले आओ, तुम 10 रुपये की और ले आए। इसमें आधा आधा लीटर पानी आता है। हमने कहा कि यार 250 ml लाना है, तो तुम कहोगे नहीं, इससे छोटी बोतल नहीं है, और यही बोतलें हैं, इसी के फॉर्म में पानी आएगा, लगातार थोड़ी आ रहा है। मतलब आधा लीटर पानी है, फिर अगली बार फिर आधा लीटर पानी है, पर कुछ देर के लिए नहीं है। ठीक, मतलब ये है कि मेरे पास पॉइंट चार्जेस हैं, किसी एक लोकेशन पे कोई पॉइंट चार्ज है, 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 किसी एक लोकेशन पे कोई पॉइंट चार्ज है। पर आप देखो, पूरे रीजन ऑफ स्पेस में कॉन्टीन्यूसली फैला हुआ चार्ज नहीं है। यानी अगर किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में पॉइंट चार्ज फैला हुआ है, तो हम कहेंगे कि चार्जेस जो हैं वो डिस्क्रीट हैं, किसी किसी पार्टिकल पर हैं, किसी किसी पार्टिकल पर नहीं है। ठीक, तो हम इसके एग्जांपल में लिख लेते हैं पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस की क्या खास बात है? चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली का मतलब लगातार फैले हुए। जैसे मान लो एक बहुत पतली रॉड आपके पास है, सच एज कॉपर वायर जो हमारे घरों में होता है, तो इस कॉपर वायर को अंदर से भर लिया है, मान के चलना कि ये इतना पतला है कि इसके एरिया इग्नोरेबल है, बस लेंथ ही काम की है, और मैंने इसके पूरे के पूरे ऊपर के पोर्शन पे रब कर करके कुछ भी करके इसको चार्ज दे दिया, पॉजिटिव कुछ। ठीक, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि पॉइंट पार्टिकल है, बिल्कुल नहीं। और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर चार्ज है, नहीं। और ये भी नहीं कह सकते हो कि चार्ज कहीं है और कहीं नहीं है। ये लगातार पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली जो भी चार्ज फैला हुआ है। जब ऐसा फैला रहेगा और इसको हम पॉइंट पार्टिकल की तरह भी ट्रीट नहीं कर पाएंगे और अलग अलग चार्जेस की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे, लगातार फैला हुआ चार्ज मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज की हम चर्चा कर चुके हैं कूलम्स लॉ के अंदर। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अब हमें विशेष चर्चाएं करनी है। ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली हमारे लिए 3 तरह से आएगा, या 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने हैं। एक है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक है सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है, पहले वाले का लीनियर हेडिंग डालते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं, अपने आप आ जाएगा। लिख लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो समझो। मान लो आपके पास कोई वायर है, ऐसा इतना पतला, भाई वायर तो पतला ही होता है, और इवन वायर की लेंथ के कंपैरिजन में वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो ऑलमोस्ट इग्नोरेबल होता है। तो हम वही मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एरिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि थिकनेस नहीं है, पर एक कॉपर वायर आप सबने देखा है, तो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में उसका जो एरिया या थिकनेस है वो बिल्कुल इग्नोरेबल है, उसका कोई लॉजिक नहीं है उसको पढ़ने का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पूरी रॉड पे चार्ज है Q और पूरी रॉड का लेंथ है L, तो मैं ये कहूँ कि L लेंथ में कितना चार्ज फैला है Q, तो एक लेंथ में कितना चार्ज फैला होता, तो हम कहते हैं कि Q/L। और ये जो Q/L निकल के आया इसको हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप क्लियर हो गया, सिंपल है बिल्कुल। यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और इसकी जो यूनिट बनने वाली है वो कूलम्स पर मीटर बनने वाली है, SI में देखो तो। ठीक, क्या एरिया में चार्ज नहीं गया? बिल्कुल गया। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानना कब है? मानना तब है जब लेंथ तो बहुत बड़ी हो पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इग्नोरेबल हो। ठीक, ये हो गया। इसमें और अच्छी बात क्या की जा सकती है, अब ये लेमडा जो है वो 2 तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म क्या चीज़ हो गई? बेसिकली अगर हर बराबर लेंथ पे बराबर लेमडा दे रखा है, चार्ज दे रखा है, तो हम कहेंगे लेमडा कांस्टेंट है। पर अगर हर बराबर लेंथ पे हर बराबर टुकड़े पर चार्ज बराबर नहीं दिया है तो लेमडा नॉन यूनिफॉर्म है। ऊपर वाली डेफिनेशन जो लिखी है Q/L बराबर लेमडा, इससे यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी का कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। तो हम लेमडा को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं,
डी क्यू बाई डी एल। वॉट इज़ डी क्यू? डी क्यू इज़ अ स्मॉल चार्ज। कितने हिस्से का चार्ज? इस डी एल लेंथ का चार्ज। व्हाट इज़ डी एल लेंथ? तो अभी दिखाई देती है डी एल लेंथ क्या है, देखो ये डी एल लेंथ है। हमने 11th में पढ़ रखा है कि डी एल लेंथ जो है डिफरेंशियल लेंथ होती है, ये इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल होती है, इतनी छोटी है कि इसको पॉइंट चार्ज की तरह माना जा सकता है। अब ये बन गया, अगर ये डी क्यू बाई डी एल कॉन्स्टेंट निकल आया तो इसका मतलब लेमडा अब कभी नहीं बदल रहा है, और ऐसा लेमडा यूनिफॉर्म लेमडा कहलाता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लेमडा बदल रहा है, बदलने दो, क्या दिक्कत है। अगली चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, एक ही बातें होती हैं, में कोई अंतर नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ कहीं लिखा है कुछ कहीं लिखा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। आओ भाई देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। मान लो तुम्हारे पास कोई डिस्क है, डिस्क का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, सबसे सिंपल है इसलिए। ये डिस्क हो गई। अब डिस्क की जो थिकनेस है वो तो बहुत ही कम होती है, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि थिकनेस बहुत कम है, ठीक। इसका एरिया ए है और इस पर जो हमने चार्ज दिया है वो क्यू दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि एरिया बहुत ही छोटा है, लल्लू है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, तो जो जितना भी चार्ज है वो बेसिकली फैला तो इसकी सरफेस पर ही है, क्योंकि थिकनेस पर जितना भी चार्ज आ रहा है वो सारा का सारा चार्ज इतने कम लेंथ पे आ रहा है, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है, कि उस चार्ज के कोई अमाउंट की वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सारा चार्ज सिर्फ सरफेस पे फैला है। ए एरिया पर हम कहें कि क्यू फैला है, तो एक यूनिट एरिया पे क्यू बाई ए फैला है। तो ये जो क्यू बाई ए हमने निकाला है, इसी को हम नाम देते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसी को हम नाम देते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक बात और कि सिग्मा की जगह डी क्यू बाई डी ए अगर लिख लें तो इससे ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ पक्का ये यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा। अगर ये डी क्यू बाई डी ए कॉन्स्टेंट है तो सिग्मा कॉन्स्टेंट है, अगर डी क्यू बाई डी ए कॉन्स्टेंट नहीं है तो सिग्मा कॉन्स्टेंट नहीं है। यूनिट क्या बनने वाली है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बन गई एसआई में, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात और कि मान के चल रहे हैं हम कि जब भी ऐसा केस आएगा कि एरिया इग्नोरेबल होगा तभी सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। अगर एरिया इग्नोरेबल नहीं है तो बेसिकली तीनों डायमेंशंस काम करने की या काम में लेने की हैं। इसका मतलब अब मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जिसमें कि तीनों डायमेंशंस काम की होंगी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मान लो मेरे पास कोई एक स्फीयर है, अब उस स्फीयर के अंदर मटेरियल भरा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ चार्जेस को भर दे रहे हैं पूरे में, सरफेस पर भी, बल्क के अंदर भी, हर जगह। और फिर ये कहते हैं कि इस पर चार्ज है क्यू और इसका वॉल्यूम है वी, तो वी वॉल्यूम में क्यू चार्ज, एक वॉल्यूम में क्यू बाई वी चार्ज, और इसी क्यू बाई वी को हम बोलते हैं रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी का एक और नाम होता है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और एक और बात पता चलती है कि डी क्यू बाई डी वी को हम रो बोल सकते हैं, और अगर ये कांस्टेंट है तभी रो कांस्टेंट है, ठीक। यूनिट क्या बनने वाली है, कूलम पर मीटर क्यूब। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आपने निकाला सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपने निकाला लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आपने पॉइंट चार्जेस की बातें कर ली, ठीक। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जितनी भी एक्सटेंडेड बॉडीज़ हैं उनमें नॉट नेसेसरी कि हम ये कहें कि कोई पॉइंट चार्ज ही विराजमान है। जैसे मान लो आपने जब सिल्क रॉड है, इसका एग्जांपल हम लोग हमेशा 10th क्लास 9th क्लास से भी देते आए हैं कि इसको एक किसी कपड़े से इसको रब किया गया तो पाया गया कि इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जितने हिस्से से रब किया गया होगा उतने हिस्से के इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे।
यानी इस पूरे रीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो कहाँ पॉइंट चार्ज है ये? उस पूरी रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। तो जब पॉइंट चार्ज है ही नहीं तो उसको पढ़ने का मतलब भी नहीं है। अच्छा, एक बात और कि इतना पीछे क्यों पढ़े डिस्ट्रीब्यूशन के, उसका कारण है कि जो हमने अभी तक लॉ पढ़ा है, जितना भी लॉ हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो एक ही है, दैट इज़ कूलम्स लॉ। दूसरा कोई लॉ नहीं है। और कूलम्स लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज की, वो 1/4πε0 Q/r² है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि अगर मेरा पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गॉस लॉ वैलिड ही पॉइंट चार्ज के लिए है। यानी कि अब अगर कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो मेरे पास कोई नियम नहीं है, कोई लॉ नहीं है, साइंटिस्ट का दिया कोई लॉ नहीं है। हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पढ़ें, उसको कैसे समझें, तो उसके लिए हमें कोई लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज सच। हम कोशिश करेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यानी मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट की हेल्प से, उसकी मदद से हम लोग सॉल्व करें। अगले लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ की मदद से और इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे। कूलम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, बट हम इस पॉइंट चार्ज की एप्लीकेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस की मदद से जोड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। दैट इज टर्म्ड एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, लेकिन लॉ कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कूलम्स लॉ, यानी कि वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए है। ठीक, अगले लेक्चर में इस काम को करेंगे। फिलहाल के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मोर देन सफिशिएंट काम हो चुका है। अगले लेक्चर में मिलेंगे कल दोपहर में। तब तक के लिए धन्यवाद।